गुड इवनिंग गाइस। कल हमने एक इम्पोर्टेंट पार्ट फर्स्ट में एक चैप्टर डिस्कस किया था आरपीएससी, उसका सेकंड पार्ट आज हम लेके आ रहे हैं। कल हमने आरपीएससी को इवैल्यूएशन, उसकी उत्पत्ति, कहां से आरपीएससी के लिए प्रोविजंस आए, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935, ली कमीशन, इनके तहत हमने जो भी प्रोविजंस थे वो आपको बताए। आर्टिकल नंबर 315 उसको हमने डिस्कशन किया था। अब हम इससे आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे के जो आर्टिकल्स हैं वो क्या कहते हैं, उनमें क्या प्रोविजंस हैं, वो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो हम जो 315 आर्टिकल 315 हमने कल जो आर्टिकल डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं। आर्टिकल 315 315 ये आर्टिकल दो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट करता है, 315(1) एंड 315(2). ये हमने कल डिटेल में समझा है, लेकिन हम एक मेमोराइज करा रहे हैं कि 315 क्या कहता है। ये कहता है कि राज्य, संघ और संयुक्त राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। लोक सेवा आयोग का गठन होगा। थ्री 315 आर्टिकल्स क्लियरली इंडिकेट करता है, एक मैसेज देता है कि राज्य, यूनियन, संघ और संयुक्त राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा। 315(1) कहता है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा। 315(1) says that संघ एंड राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा। सिर्फ दो, आप यहां पे संघ और राज्य, यूनियन एंड स्टेट। 315(2) कहता है कि किन्हीं भी दो राज्यों के लिए, जिसको हम संयुक्त लोक सेवा आयोग बोलते हैं, लोक सेवा आयोग का गठन दो राज्यों के लिए, देखिए हर राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान है और हर संघ एक है, उसके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी है। दो राज्यों के लिए संयुक्त अगर लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए तो वो अनुच्छेद नंबर 315(2) में आता है। इसके गठन की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस है इसके गठन का, वो हमने कल भी समझा था। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि इसका जो गठन किया जाएगा उसका प्रोसेस क्या है। उसका प्रोसेस है कि दोनों राज्य, जो भी इंटरेस्टेड राज्य है, और दोनों राज्यों के विधानमंडल दोनों राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पास करेंगे, जिसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। एक प्रस्ताव पास करेंगे
दोनों राज्यों के विधानमंडल, और विधानसभा और विधान परिषद अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो ये प्रस्ताव पास होने के बाद संसद पार्लियामेंट कानून बनाता है, लॉ बनाता है, कानून बनाता है, और कानून के तहत एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन होता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन होता है। मैंने आपको कल भी बताया, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्थाएं, याद रहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। अब संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है ना, ये वैधानिक संस्था है, वैधानिक। मेजर डिफरेंस है ये, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन अराइज होता है, ये वैधानिक संस्था है, विधि के द्वारा क्रिएट, लॉ के द्वारा बनती है ये। यहां तक कल हमने डिस्कशन किया था। एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज बताता हूं इसमें, और यहां से हम कल इतना हो गया था, और जो इसका लेफ्ट पार्ट है प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं सेकंड पार्ट के लिए। लिसन, अगर कोई राज्य, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर कोई राज्य अपने सिविल सर्विस और सिविल पोस्टों के लिए, सिविल पोस्ट के लिए या किसी और रिक्रूटमेंट के लिए, अब सुनिए, कोई भी राज्य जो अपने सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट जो भी है उनकी भर्ती कराने के लिए या किसी और भर्ती को कंडक्ट कराने के लिए अगर कंडक्ट कराने के लिए यूपीएससी से अगर कांटेक्ट करता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है। तो पहले उस राज्य का राज्यपाल यूपीएससी से रिक्वेस्ट करेगा, अनुरोध करेगा, यूपीएससी से वो भर्ती कंडक्ट कराने के लिए यूपीएससी से अनुरोध करेगा। लेकिन यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति से परमिशन लेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। अब यहां से इसको समझें कि अगर कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट हो सकता है, वो चाहता है कि उसकी कोई भी भर्ती, कोई भी रिक्रूटमेंट, चाहे वो सिविल सर्विस को लेके या और कोई रिक्रूटमेंट हो सकती है, उसको कंडक्ट अगर वो यूपीएससी से संघ लोक सेवा आयोग से करवाना चाहे तो संघ लोक सेवा आयोग पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेगा। अगर राष्ट्रपति परमिशन देता है तो फिर संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए उस भर्ती को कंडक्ट करवाएगा। ये यहां पे आपको ये याद रहे, क्या किसी भी राज्य के लिए यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग भर्ती कंडक्ट करा सकता है? आप बिल्कुल करा सकता है, लेकिन उसके क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। वो राज्यपाल
रिक्वेस्ट करेगा यूपीएससी से, यूपीएससी परमिशन लेगा राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति इफ परमिशन ग्रांटेड, परमिशन देता है, उसके बाद उस भर्ती का कंडक्ट यूपीएससी कराएगा। ये यहां तक आपको समझ आना चाहिए। अब इससे आगे ये अनुच्छेद नंबर 315 हमने डिटेल्ड में समझा है। आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ आया होगा। अब हम आगे वाला इसका जो अनुच्छेद है वो डिस्कशन करते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 316 यूपीएससी, आरपीएससी और जेपीएससी तीनों संस्थाओं के लिए जो अनुच्छेद यूज्ड होंगे वो 3 से 15 से 323 होंगे। उसका 315 हमने यहां डिस्कशन कर चुके हैं, 360 हम यहां डिस्कशन करेंगे। 360 में क्या है? 360 में जो राज्यपाल है और राष्ट्रपति है वो क्रमशः राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग और राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करेगा और उनकी पदावधि तय करेगा। लिसन, आर्टिकल नंबर 316 कहता है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स and terms of office। ये कहता है आर्टिकल नंबर 316। अब देखिए, आपने देखा आर्टिकल नंबर 16 कहता क्या है? सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस। अब देखिए आपके हमारे पास यहां संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, एक समझते हैं इसको। आपको ये पता होना चाहिए 316 क्या कहता है? सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स एंड चेयरमैन। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब डिफरेंसेस देखते जाना तीनों में। आर्टिकल नंबर 316 में अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस, संघ लोक सेवा आयोग के जो मेंबर, सदस्य और अध्यक्ष, सदस्य और अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। संघ लोक सेवा आयोग है, सदस्य या अध्यक्ष, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग जैसे राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग है,
सदस्य और अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल। संयुक्त लोक सेवा आयोग सदस्य और अध्यक्ष, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आपने तीनों में मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब ये नियुक्ति की बात हो गई, आगे चलते हैं। इससे कौन करता है ये आपको पता चला कि भाई इनका अपॉइंटमेंट जो करता है, नियुक्ति जो करता है, वो कौन करता है? दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो ये है संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग, मैं तीनों को लेके चल रहा हूं, आपको तीनों के बारे में डिटेल्ड जानकारी दे रहा हूं। संयुक्त लोक सेवा आयोग, तीनों जो आयोग है ना, संविधान में कितने मेंबर्स होंगे इसका कोई भी एक लिमिट्स नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। संविधान में ये कहीं भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के मेंबर्स कितने होंगे। इसको कौन डिसाइड करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग में राज्यपाल डिसाइड करेगा, समय समय पर वो पद बढ़ाएगा भी और कम भी करेगा, ये उसकी डिस्क्रिशनरी है। संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है उसमें राष्ट्रपति करेगा, और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसमें भी राष्ट्रपति पदों की सदस्यों की नियुक्ति करेगा। अध्यक्ष और जो सदस्यों की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन कितने सदस्य होंगे ऐसा संविधान में मेंशन नहीं है। ये राष्ट्रपति राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जरूरतों के आधार से वो डिसाइड करते हैं कि कितने होंगे। तो यहां से समझ आया कोई भी फिक्स मेंबर्स नहीं है। अब ये बात आपके समझ में आई कि मेंबर्स की संख्या संविधान में है ही नहीं फिक्स, ये राज्यपाल अपनी मर्जी से समय की मांग को लेके, काम के बर्डन को लेके डिसाइड करता है राज्य लोक सेवा आयोगों में। अब जो सदस्य होंगे ना, सुनिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सदस्य होंगे, जितने भी सदस्य, कोई फिक्स मेंबर्स का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है कि इतने मेंबर्स होने चाहिए। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों समय की मांग को लेके, बर्डन ऑफ वर्क को लेके ये डिसाइड करेंगे कि कितने मेंबर होंगे। अब जो मेंबर्स होंगे ना, उन मेंबर्स के 50%, याद रहे 50% मेंबर्स ऐसे होंगे सदस्य जो या तो भारत सरकार या राज्य सरकार दोनों के अधीन सरकारी सेवा में कम से कम 10 साल तक कार्यरत रहे हों। याद रहे कि जो भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, चाहे वो यूपीएससी के हैं, चाहे वो आरपीएससी के हैं, चाहे वो जेपीएससी के हैं,
उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। फिक्स संख्या नहीं है क्योंकि संविधान में इसका कोई भी प्रोविजंस नहीं है। जो सदस्य, जितने भी सदस्य नियुक्त किए जाएंगे उनके 50% सदस्य ऐसे होंगे जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 साल तक सेवा में कार्यरत रहे होंगे। यहां तक हो गया। ये हो गया अपॉइंटमेंट, नियुक्ति ऑफ मेंबर्स। आया आपकी समझ में? नियुक्ति ऑफ मेंबर्स। अब आता है टर्म्स ऑफ ऑफिस, पदावधि। पदावधि, टर्म्स ऑफ ऑफिस। जिसको हम टेन्योर बोलते हैं, टेन्योर, कार्यकाल। टेन्योर बोलते हैं। अब देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, आयोग के मेंबर्स जो होंगे उनकी जो टर्म्स ऑफ ऑफिस है, कार्यकाल जो होगा, पदावधि होगी, वो 6 ईयर या 62 ईयर। और यहां इसमें समझना 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और मैक्सिमम ईयर उनके 62 ईयर होती है। 62 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। दोनों में जो मिनिमम है, मिनिमम, न्यूनतम, दोनों में जो भी पहले पूरा होता है, टर्म्स ऑफ ऑफिस पदावधि 6 वर्ष की होती है, लेकिन 62 ईयर से ज्यादा पद पे कायम नहीं रह सकते। इसलिए 6 और 62 ईयर, यानी कि जो भी न्यूनतम हो, पहले जो भी हो। सही। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इनका भी 6 और 62, जो भी अर्लियर हो, पहले जो भी हो, जो भी अर्लियर हो, पहले जो भी हो, अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट होता है उसी के अकॉर्डिंग उनको, इनका कार्यकाल समाप्त होता है। और यहां पर संघ लोक सेवा आयोग, संघ यानी कि यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, इनका जो कार्यकाल पदावधि होती है वो 6/65 ईयर, जो भी पहले है। अब देखिए, एक मेजर डिफरेंस जो है, जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग है या हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसकी जो पदावधि है 6 वर्ष की होगी और 62 ईयर, दोनों में जो भी पहले हो, अर्लियर, जो भी अर्लियर है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग 6 और 62, लेकिन लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है ना, संयुक्त संघ लोक सेवा आयोग, उसके लिए 6 और 65 है। यहां से वो क्वेश्चन अराइज हो सकता है पदावधि का। तो हमने यहाँ पे नियुक्ति पढ़ी, नियुक्ति कौन करता है, मेंबर्स कैसे बनाए जाते हैं, और उनकी पदावधि, टर्म्स ऑफ ऑफिस, उनका टेन्योर, उनका कार्यकाल क्या होगा, वो आपको यहां से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल को कवर करेंगे, आर्टिकल नंबर 317, अनुच्छेद 317 आर्टिकल। आर्टिकल 317 में जो
रखा गया है वो सदस्यों के निलंबन और सस्पेंड को लेके है। सदस्यों का निलंबन एवं रिमूवल पदच्युत करना। सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन, रिमूवल पद से हटाना और सस्पेंशन करना। सस्पेंशन यानी कि निलंबन करना और पद से हटाना, रिमूवल। सदस्यों का निलंबन एवं रिमूवल, पदच्युत करना, इसको पढ़ेंगे 317 में। अब देखिए दोनों में अंतर है, एक में है निलंबन करना, सस्पेंशन करना, और एक में पद से हटाना, पदच्युत करना। इन दोनों के अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग गाइडलाइंस है, वो देखेंगे। पद से हटाना रिमूवल, पदच्युत करना और सस्पेंशन करना, इसको देखिए। पहला पॉइंट, यदि कोई मेंबर, कोई सदस्य, यदि कोई सदस्य अपने पद से हटना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन त्याग पत्र देगा। ये किस केस में? यदि कोई सदस्य अपने पद से हटना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन देगा। लिसन, ये है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। एक चीज याद रहे, राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है ना, उनके सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इनको पद से हटाना, पदच्युत करना, ये राष्ट्रपति का काम है। सस्पेंड करना ये राज्यपाल करेगा। ध्यान में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने यहां पर पहले संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को लिया है कि यूपीएससी का कोई भी सदस्य या कोई भी मेंबर अपने पद से हटना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देगा। यूपीएससी का खुद पद से हटना चाह रहा है। यदि राज्य लोक सेवा आयोग देखिए, यदि कोई सदस्य अपने पद से हटना चाहता है तो वो राज्यपाल को अपना रेजिग्नेशन त्याग पत्र देगा। ये किस केस में? राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में। अपने पद से हटना खुद चाहता है तो किन्हीं भी रीजनों से, तो अगर आरपीएससी का सदस्य है तो राज्यपाल को अपना रेजिग्नेशन देगा। अगर यूपीएससी का सदस्य है तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन देगा। लेकिन एक चीज याद रहे, अगर कोई सदस्य संयुक्त
संयुक्त लोक सेवा आयोग का है ना, संयुक्त, तो वो यहां पे राष्ट्रपति के लिए देगा अपना रेजिग्नेशन। बी अटेंटिव एंड केयरफुल। यदि कोई संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य रेजिग्नेशन त्याग पत्र देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को देगा। संघ लोक सेवा आयोग का त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा और आरपीएससी लोक सेवा आयोग का मेंबर अपना रेजिग्नेशन राज्यपाल के लिए देगा। ये तो जो मेंबर्स हैं खुद अगर रेजिग्नेशन देना चाहते हैं उसकी एक प्रक्रिया है। अब दूसरा आता है पद से हटाना, उसका क्या प्रोसेस है वो हम यहां पर समझेंगे। देखिए, आपने देखा कि अगर कोई मेंबर खुद हटना चाहता है तो वो रेजिग्नेशन किसके लिए देगा, त्याग पत्र। अब उनको हटाने की जो प्रक्रिया है ना वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास कोई हटाने की पावर नहीं है। हटाने की, पदच्युत करने की, रिमूव करने की, लेकिन निलंब सस्पेंड करने की वो पावर उसको राज्यपाल सस्पेंड करेगा। अब यहां से देखिए कि पद से कैसे हटाया जाएगा। पहला, यदि कोई भी सदस्य दिवालिया है, दिवालिया हो गया हो, दिवालिया हो गया हो, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट। यदि कोई भी मेंबर दिवालिया हो गया हो, कोई भी सदस्य इंसॉल्वेंट हो गया हो, उस केस में राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटा देगा। दूसरा, यदि कोई सदस्य अपने पद के अलावा, अपने पद के अलावा किसी दूसरे लाभ के पद पर काम करता हो, लाभ के पद पर काम करता हो। हटाने के लिए जो गाइडलाइंस है ना, किन केसों में हटाया जा सकता है, यदि दिवालिया हो गया हो, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्ट केसेस। दूसरा, कोई भी सदस्य किसी भी आयोग का अपने पद, किसी दूसरे लाभ के पद पर काम करता हो, मेंबर होते हुए। तीसरा, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वो शारीरिक की सदस्य शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम है, कार्य करने में अक्षम है। लेकिन मैंने 3 आपको यहां गाइडलाइन बताई है। वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, दूसरा किसी भी अदर एम्प्लॉयमेंट में प्रॉफिट के पद पे काम करता हो, तीसरा राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो इन्फर्मिटी बॉडी और माइंड, वो शारीरिक और मानसिक रूप से उस पद के निर्वहन जो कर्तव्य हैं उनको निर्वहन करने में असमर्थ हो। इन केसों में राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से पदच्युत करता है, रिमूव करता है, हटाता है। चौथा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स है, फोर्थ, वो है मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। अब देखिए, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डिटेल में आपको वो चीजें बताई जा रही हैं जो कोचिंग्स में भी आपको नहीं मिलेंगी। 3 जो मैंने गाइडलाइंस बताई
उन पे राष्ट्रपति उन सदस्यों को रिमूव कर सकता है, पद से हटा सकता है, वो इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गया हो, किसी दूसरे लाभ के पद पर काम करता हो। और तीसरा, जब राष्ट्रपति को ऐसा लग जाता है कि ये मानसिक और शारीरिक रूप से जिस पद के लिए इनको नियुक्त किया गया है उनका निर्वहन करने में अक्षम है, तो राष्ट्रपति इनको पद से हटा देता है। लेकिन जो मिसबिहेवियर और जो इनकैपेसिटी दुर्व्यवहार है, मिसबिहेवियर दुर्व्यवहार, समझ रहे हो, प्रूवन इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, या देखिए प्रूवन इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, प्रूवन इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर यानी कि दुर्व्यवहार कह सकते हैं हम। इसके आधार पर अगर राष्ट्रपति को सदस्यों को पद से हटाना अगर की जरूरत अगर पड़ती है तो एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसेस कौन सा है, वो देखिए। वो प्रोसेस है कि सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम लीगल गार्जियन है हमारे देश का, सुप्रीम राष्ट्रपति क्या करेगा, उन सदस्यों के बारे में जो दुर्व्यवहार करते हैं, मिसबिहेवियर, इनके प्रूवन इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर दुर्व्यवहार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जांच कराएगा, सुप्रीम कोर्ट से जांच कराएगा। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जांच में जो ऑफेंस उस पर लगे हैं दुर्व्यवहार के, प्रूवन इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के, उनको अपहोल्ड कर दिया, उनको अपहोल्ड कर दिया यानी कि बनाए रखा, प्रूव कर दिया कि ये सही है, सही है। जो राष्ट्रपति ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, जो एलिगेशंस उन पे हैं, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट ने सही साबित कर दिया तो राष्ट्रपति प्रूवन कैपेसिटी और मिसबिहेवियर दुर्व्यवहार के आधार पर राष्ट्रपति सदस्यों को, चाहे वो लोक सेवा आयोग के हों या संघ लोक सेवा आयोग के हों या संयुक्त लोक सेवा आयोग के हों, सदस्यों को पद से हटाता है। लेकिन एक चीज आपको यहां याद रखनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है ना कि जो भी आरोप लगे हैं मिसबिहेवियर के, दुर्व्यवहार के, उनमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने जांच में ये कहा है कि ये सही है तो राष्ट्रपति बाइंड है उसको। ये उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है ना वो बाइंडिंग सलाह है और वो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी और सदस्यों को पद से हटाना पड़ेगा। दैट्स इट। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस हटाने का मिसबिहेवियर के आधार पर, प्रूवन इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के आधार पर ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज राष्ट्रपति इनको अपने पद से हटा देता है। अब आपको ये समझना है जो आपको मिसबिहेवियर होता क्या है, दुर्व्यवहार क्या है, क्या है इसकी डेफिनेशंस, राष्ट्रपति कैसे डिसाइड करेगा कि सदस्यों ने मिसबिहेव किया है, दुर्व्यवहार किया है। तो इसके दो पैरामीटर हैं, लिसन। पहला कि कोई भी सदस्य राज्य सरकार या भारत सरकार के जो एग्रीमेंट हैं और कॉन्ट्रैक्ट हैं, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, राज्य सरकार भारत सरकार के जो भी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है ना, उनमें वो इंटरेस्टेड हो, यानी कि वो उनमें इन्वॉल्व हो, लाभ लेना चाहता हो भारत सरकार या राज्य सरकार के कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जो भी है
उनमें वो इंटरेस्टेड हो, वहां से लाभ लेना चाहता हो। ये एक पहला जो सॉलिड पेरीमीटर है रिस्क बिहेवियर का। दूसरा इसका जो पेरीमीटर है वो ये है कि किसी भी इनकॉर्पोरेटेड बॉडी में, किसी भी इनकॉर्पोरेटेड बॉडी में, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी में, कहने का मेरा मतलब है कि किसी भी कंपनी में अगर वो सदस्य या अकेला खुद या अन्य सदस्यों के साथ उसमें अपनी भागीदारी करता है, या वहां से उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, वो खुद सदस्य या किसी और सदस्यों के साथ कोई भी इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, या राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की है, उसमें वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि लाभ के उद्देश्य से सम्मिलित पाया जाता है, तो सम्मिलित पाया जाता है। तो आपको दोनों चीज समझ में होने चाहिए। दुर्व्यवहार के दो ही पैरामीटर हैं। पहला तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट राज्य सरकार या केंद्र सरकार के हैं ना, उनमें उसको कहीं भी वो इन्वॉल्व हो रहा हो, लाभ के लिए इंटरेस्टेड हो, लाभ गेन करना चाहता है। दूसरा, जो भी इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है ना, कोई भी कंपनी जो है, संस्था है भारत सरकार या राज्य सरकारों की, उसमें वो सदस्य या और सदस्यों के साथ मिलकर भागीदारी अपनी क्रिएट कर रहा है और लाभ लेना चाहता है। ये दोनों जो पेरीमीटर्स हैं, ये दोनों पेरीमीटर्स मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार के आधार बनते हैं। अगर ये ऐसा लगता है राष्ट्रपति को तो सुप्रीम कोर्ट से एक जांच कराएगा, और जांच में अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे पैरामीटर्स को अपहोल्ड रखा, ऑफेंस को, तो फिर वो जो भी उनकी जो सलाह होगी सुप्रीम कोर्ट की, वो बाइंडिंग सलाह है, और राष्ट्रपति को उन सदस्यों को अपने पद से हटाना होगा। तो अभी हमने यहाँ पे आर्टिकल नंबर 317 को बहुत ही डिटेल्ड में समझा है, बहुत ही बारीकियों से। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचता, क्वेश्चन और कहीं से आ ही नहीं सकता। तो अभी हम इसकी जो लेफ्ट आर्टिकल में बचे हैं वो 318 टू 323, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में हम पूरे अच्छे से बारीकियों से हम डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 था। थैंक यू गाइस। आपको मैं यहां जो डिटेल्ड में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आपको जो बुक्स है ना उनमें भी नहीं मिलेगा। कोचिंग्स जो है उनमें भी इतने डिटेल्स से बारीकी से आपको नहीं समझाया जाएगा। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप शेयर करें, आप इसको अच्छे से देखें। थैंक यू गाइस।